अब मैंने आपको एक बात बताई थी परम समृद्धि के बारे में। दोस्तों, परम स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया। अब और जो परम समृद्धि क्या होती है दोस्तों? दुनिया में जो भी संसार में आया है ना, उसमें समृद्ध होने की पूरी क्षमता मौजूद रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हमें समृद्ध नहीं होने देते। देखिए, भगवान ऐसा फूल पैदा करता ही नहीं कि जो खिले ही ना। हर फूल संसार में खिलने के लिए पैदा होता है, अपनी सुगंध फैलाने के लिए पैदा होता है। लेकिन हमारी सामाजिक जो एजुकेशनल जो व्यवस्था है और हमारा जो ढांचा है पारिवारिक और हमारा सामाजिक, वो ऐसा है कि अगर हमारे घर में गुलाब का फूल पैदा हो गया तो माँ बाप कहते हैं, बेटा आजकल मार्केट में गुलाब के फूल की डिमांड कम हो गई है, तू एक काम कर, तू चमेली का फूल बन जा, तू कमल का फूल बन जा, तू मोगरे का फूल बन जा। जो जिसके लिए डिजाइंड है वो उसमें जाने की सुविधा हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ऑलमोस्ट कम है, और जिसके लिए हम डिजाइन नहीं है उसमें हमें धकेल दिया जाता है। हमें किसमें धकेला जाता है? किसमें अच्छा पैसा है, किसमें अच्छा पावर है, किसमें अच्छा नाम है, उसमें जा बेटा। भले तू अपने स्वभाव में मत जी, लेकिन तू इस तरफ जा जहां पैसा ही पैसा कमा सके बस तू। तो आप जानते हो, आप उसमें जीते जरूर हो, लेकिन जीवन में आनंद और हैप्पीनेस नहीं रहती है। क्यों? वो आपकी दौड़ अलग तरह की है। तो इसीलिए लाओस से तुमने कहा था, एक बार अपने स्वभाव को पहचान लेना, तुम्हें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। जब तुम अपने स्वभाव में जीते हो तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। अब इतना मिला के इतना मिला के इतना मिला, यू एंजॉय योर वर्क, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन में अपने स्वभाव में बच्चा खिले, वो सुविधा नहीं है। तो लेकिन शुक्र है आजकल ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारे पास में भी है, कि हम बच्चों के 10 फिंगरप्रिंट लेते हैं और 10 फिंगरप्रिंट लेकर हम उसके बारे में पूरी एक साइंटिफिक स्टडी करके उसका पूरा मेंटल ग्रुप पिक्चर, इनबॉर्न पोटेंशियल, किसके लिए वो डिजाइंड है, वो हम उसकी पहचान कर सकते हैं इन 10 फिंगर के द्वारा। तो उससे क्या होता है, एक बच्चे को बचपन से ही माँ बाप उसको एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं कि उसको अपने बच्चे को किसकी तरफ जाना है। तो आइडेंटिफाई बेस्ट इन योर चाइल्ड विथ योर यूनिक फिंगरप्रिंट एनालिसिस। तो ये हमारे यहाँ पर हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आने वाले जो जनरेशन है वो अपने सही डायरेक्शन को पकड़े। ओके, निकाल दो। तो इस तरह से तो ये सब टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आ चुकी है और पेरेंट्स को इसका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, ये समस्या मेरे सामने भी आई। मेरे बच्चे ने भी मुझे पूछा कि पापा मैं कौन सी फील्ड में जाऊं। मैंने उसको कहा, बेटा मुझे क्या मालूम, तू जाने, क्योंकि तू ऑलरेडी डिजाइंड है। हाउ कैन आई गाइड यू? मैं कैसे गाइड कर सकता हूं? तो तुझे अपना खुद का अपने स्वभाव को पहचानना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा मेडिकल में चला जा, एमबीए कर ले, इंजीनियर बन जा। ये भागदौड़, चूहे की भागदौड़ में मैं तुझे नहीं भगाऊंगा, तुझे अपना रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। तो वो बोला, पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस में जाऊं। तो मैंने कहा, बेटा कि कोई तो तेरी आत्मा कहीं तो आकर्षित करती होगी, तेरी नेचुरल अंतर प्रेरणा इंस्टिंक्ट कहीं तो तुझे वो गाइड करती होगी। तो मैंने कहा कि एक काम कर, जितने तरह के प्रोफेशन है उसको अपनी लिस्ट बनाता जा और अपने आत्मा से पूछता जा कि क्या मैं इसके लिए डिजाइंड हूं। तो उसने लिस्ट बनाई। उसने पूछा, क्या मैं मैकेनिकल माइंड का हूं? उसने बोला नहीं। क्या मैं टेक्निकल माइंड का हूं? उसने बोला नहीं। क्या मैं मेडिकल माइंड का हूं? उसने बोला नहीं। उसने बोला, क्या मैं इंजीनियरिंग माइंड का हूं? उसने बोला नहीं। क्या मैं बिजनेस में जाना है? उसने बोला नहीं। क्या मैं आर्ट फील्ड में, एक्टिंग में जाना है? उसने बोला नहीं। तो जैसे क्रिएटिव शब्द आया, उसने बोला कि आई लव क्रिएटिविटी। तो मैंने कहा, जाओ, अब कौन सी क्रिएटिविटी? उसने कहा, कार डिजाइनिंग। मेरे को तो पता भी नहीं भैया कार डिजाइनिंग क्या होती है। तो वो कार डिजाइनिंग में चला गया इटली, यानी कि यूरोप।
तो जब वो 12th तक पढ़ाई कर रहा था ना, तब हमें क्या बोलना पड़ा मालूम है? अरे पढ़ाई करो रे, अरे साल मत खराब करो रे, अरे बाहर निकल जाओ रे किसी तरह, ऐसा बोलना पड़ा, जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहना पड़ता था। और वैसे भी मैंने अपने बच्चे को बहुत पहले ही बोल दिया था कि बेटे, हम इस एजुकेशनल सिस्टम के शिकार है, हम विक्टिम है। हमें बेटा जबरदस्ती बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा जिसका हमारे जीवन से कोई लेन देन नहीं है, और तुमको जबरदस्ती ठूस ठूस के तुम्हारे दिमाग में डाला जाएगा, और तुम्हें मेमोराइज कर करके, तुम्हें नाटक कर करके पास होना पड़ेगा। ये मैंने बच्चे को पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख, हुमायूं किसका बेटा था, अकबर किसका बेटा था, इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, इसका तुम्हारे जीवन से कोई लेन देन तो नहीं है, पर बेटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें उनकी वो ईयर भी याद रखनी पड़ेगी, कब फाइट की थी उन्होंने। हालांकि तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है जीवन में, लेकिन याद करना पड़ेगा। क्या करेगा, मजबूरी है बेटा, पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, मैंने उसको बोला सच्चा एजुकेशन जो होता है ना, उसको कभी मेमोराइज नहीं करना पड़ता। मेरा अनुभव यह है, हर बच्चा दुनिया में जो सीखना चाहता है ना, हर बच्चा सीखना चाहता है, लेकिन वो जो सीखना चाहता है ना, उसके सीखने की हमारी एजुकेशन में कोई व्यवस्था नहीं है। हम जबरदस्ती वो सिखाते हैं जो आप सिखाना चाहते हो। तो अब जो बच्चा वो सीखता है, तो उसको जबरदस्ती मेमोराइज कर करके, रट्टा मार मार के उसको अच्छे नंबर लाते हैं। और हम जो अच्छे थोड़े मेमोरी वाले जो बच्चे होते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, वाह क्या 99 लेकर आ गया, 90 नंबर लेके आ गया। मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने अच्छे नंबर वाले जो बच्चे हैं ना, दे आर नॉट मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। और दोस्तों, तुम उठा के पूरी हिस्ट्री देख लो, पूरा आज का अभी इस वक्त का भी हालात देख लो, 96% दुनिया में जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो एजुकेशन, बड़े बड़े जो सफल लोग हैं, वो सब अंडर ग्रेजुएट्स है दोस्तों। और मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती में और ये बनिए में जाओगे ना, तो उनसे और लोअर मिलेंगे बेचारे, पढ़ाई में इतने जाते ही नहीं है। मैं तो अंगूठा छाप लोगों को जानता हूं, जो बड़े बड़े डायमंड के व्यापारी है सूरत के, और अंगूठा छाप है। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए, सफल होने के लिए दिमाग में एक एटीट्यूड चाहिए। तुम्हारा एजुकेशन काम नहीं आता। अच्छे अच्छे एजुकेशन लेकर हम जनरली जॉब ही करते हैं। मैं एक परिवार को, मेरे अपने नजदीक में परिवार में मेरे पहचान के लोग हैं, उनके 2 बच्चे। एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता नहीं था, इसलिए वो थोड़ा कभी इधर, कभी ये बिजनेस, कभी वो बिजनेस, कहीं ना कहीं कुछ काम झाम करता रहता था। उसके माँ बाप कहते थे ये पता नहीं क्या करेगा, भूखा मरेगा, इस तरह का बोलते थे। एक बच्चा अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, बड़े अच्छे नंबर लेकर आ गया, और उसने MA भी कर लिया, ने कई तरह की PhD भी कर ली। अंत में जाकर क्या किया, जॉब ज्वाइन किया। पढ़ने का मतलब है जॉब करना, बस। लेकिन जो पहला बच्चा जो था, उसने पढ़ाई नहीं की ना, वो आज उससे 50 गुना ज्यादा करोड़पति है, यूरोप के अंदर कहीं पर अपना काम कर रहा है। क्यों? उसके पास पैसा कमाने का दिमाग है, एजुकेशन नहीं है, दिमाग है। तो दोस्तों, ये मैं बात यूं नहीं कर रहा हूं कि एजुकेशन भी गलत है, हर चीज का अपना महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट भी चाहिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में कि अच्छे नंबर लाएंगे तो हम सफल अमीर बनेंगे, इस भ्रम से बाहर निकल जाओ। तो अब वो जब वो यूरोप में गया, तो हमें ये उल्टा कहना पड़ा, अरे बेटा 3 दिन हो गए तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम लोग नहा नहीं रहे हो, अरे क्या प्रोजेक्ट में डूबे हुए हो, उठो तो सही। जानते हो, इतने पैशनेट होकर वो प्रोजेक्ट में काम करते थे कि नहाना खाना सब भूल गए। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में इतना पैशनेटली काम करेगा ना, जब वो 4-5 साल के बाद जब वहां से निकला, तो उस समय 2008 का रिसेशन पीरियड आया हुआ था। ऑटोमोबाइल सेक्टर से, जॉब से काफी लोग निकाले जा रहे थे, जॉब की कोई संभावना नहीं थी। यूरोप में फिएट कंपनी में उसको अकेले को जॉब मिला। क्यों मालूम है? उसका प्रोफाइल देखा ना, तो हैरान हो गए, पागल हो गए। मालिक लोग जो है, उनको लगा इतने टैलेंटेड बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, इसको पकड़ के रखना चाहिए। दोस्तों, जॉब थी नहीं, जॉब जबरदस्ती क्रिएट की गई। दोस्तों, जब आप में गुण होता है ना, टैलेंट होता है ना,
तो आपको कोई दुनिया में मिस नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि आपके घर में एक नौकरानी काम कर रही है और एक नॉर्मल सी नौकरानी है, एक अच्छी टैलेंटेड नौकरानी आपको कहीं दिखाई दे जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको फिट करने के प्लान करते हो अपने घर में। दोस्तों, इस दुनिया में हर आदमी एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूं तुम एक्सपर्ट बनो किसी न किसी फील्ड में, हर फील्ड में एक्सपर्ट की जरूरत है, तुम बनो। लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारतीय युवा किस तरह की सोच रखता मालूम है, कि किसी भी तरह रट्टा मार मार के, नहीं तो कोई जुगाड़ कर आके एक बीए एमए एमबीए की एक पूछ लग जाए बस, फिर बाद में जब जॉब लगेगा तो जुगाड़ करके किसी तरह खींची लेंगे जी नौकरी में। ये तो एटीट्यूड है हमारा। रियल में पढ़ाई करने वाले बड़े कम विद्यार्थी होंगे बेचारे, जो एजुकेशन के नाम पर उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह खा पी लेते हैं, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। ये तो हमारा सिस्टम है। अधिकतर क्या चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मुझको। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब क्यों मिल जाए भैया? अरे भाई साहब, काम कम करना पड़ता ना, छुट्टियां होती है, सिक्योरिटी हो जाती है, झंझट नहीं रहती, मकान वकान मिल जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद पैसा भी मिलता रहता है। याद रखना, जिस दिन तुमने सिक्योरिटी खोज लेना, तुम उसी दिन से तुम मर गए। क्यों? तुम्हारी लाइफ में अब चैलेंजेस ज्यादा नहीं है। और जो व्यक्ति जीवंत कौन होता मालूम है? जो चैलेंजेस में जी रहा होता है, उसको कहते हैं जीवंत आदमी। इसलिए बिजनेसमैन ज्यादा जीवंत होता है। रोज नई नई चीजें उसको नई नई बनानी पड़ती है, नए नए काम करने पड़ते हैं। या अपने किसी प्रोफेशन में है कोई आदमी, उसको भी नई नई चीजें खोजनी पड़ती है। जॉब में क्या है, सुबह गए घर आए, सुबह गए रात को आए। कहा क्या विकास करोगे अपना? और अधिकतर तुम जितने भी सर्वेंट जो जॉब कर रहे हैं, एक बार जो कॉलेज स्कूल में स्टडी की ना, उसके बाद पलट के जिंदगी में कभी किताब को हाथ तक नहीं लगाते। तो जब सेल्फ अपने आप को ग्रोथ करने का कोई साधन ही नहीं है, तुम कैसे ग्रो करोगे? तो अपने आप को मांझने की आदत ही नहीं है हमारी। तो इस तरह से, इसीलिए आज भारत क्यों आगे नहीं आ रहा मालूम है? मैक्सिमम लोग जो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते ना, ये सोच के ज्वाइन नहीं करते कि आई वांट टू सर्व माय कंट्री वेरी ऑनेस्टली। नो, दे नेवर ज्वाइन विद दिस एटीट्यूड। हो सकता है आर्मी में या और कोई जगहों पे 25-30% होंगे ऐसे अच्छे अच्छे लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग तो ऐसे नहीं है। तो आज मैक्सिमम लोग हमारे गवर्नमेंट में अगर इस तरह के हैं कि भैया किसी भी तरह जॉब कर लो और पैसा कमा लो बस, तो आप जरा सोचो, भारत इतने सालों से 1947 में आजाद हुआ, अब तक ग्रो नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जब तक हमारे एक एक आदमी के भीतर, जापान की तरह एक एक आदमी के अंदर अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी, एक अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की एक ललक नहीं होगी ना, भारत इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। हम तो जुगाड़ू लोग हैं, हम तो चाहते जुगाड़ करके किसी तरह पैसा भी कमा लें और दुनिया में जी लें। तो इस तरह से आपको समझना क्या मालूम है, आज हमारा एजुकेशनल सिस्टम कैसा हो चुका है मालूम है? कि आप देखोगे, अभी आपके सामने आ रहा है पिक्चर, हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इस तरह का हो चुका है कि आज अनपढ़ लोग जो है एक पढ़े लिखे आदमी को डायरेक्शन दे रहा है। ये देखिए जरा, पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा जरा। एजुकेशन इन इंडिया कैसा देखिए। द मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट टेक्निकल सीट, some become doctors and some engineers. The second class pass and get MBA, become administrators and control the first class. The third class pass, enter politics and become ministers and control both. Last but not the least, the failures join the underworld and control all the above. And those who do not attend any school become swamis and gurus and everyone goes to them. दोस्तों, सबसे बढ़िया धंधा तो नीचे वाला ही है, कुछ भी बोल दो, खाली बस दाढ़ी चाहिए, गेरुए कपड़े चाहिए, लोग तैयार है, भारत के लोग तो तैयार है जी पैसा लुटाने को ऐसे बाबाओं पे। हम वो स्थिति के मेंटालिटी के लोग हैं। तो दोस्तों, ये तो हालत है कि अनपढ़ मिनिस्टर पढ़े लिखे जाके उनके सामने यूं कर रहे होते, ये स्थिति है। तो दोस्तों, इस तरह का देश कैसे आगे बढ़ सकता है, जरा सोचिए आप। तो और आइंस्टीन ने बहुत सही कहा। आइंस्टीन ने कहा कि हमारी क्लास में गधे, घोड़े, चूहे, बिल्ली, कुत्ते सब एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, एवरीबॉडी इज जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड।
दोस्तों, आइंस्टीन ने क्या कहा कि हमारे यहाँ पर स्कूलों में क्या हालत है मालूम है? सारे घोड़े, अगर एक बच्चा घोड़े की तरह नहीं भाग रहा है, थोड़ा स्लो है, कछुआ है बेचारा, आप कछुए को ना उसको परेशान करके रख दोगे कि तू क्या है, तू घोड़े की तरह भागता नहीं है, तेरे में अकल नहीं है, तू इतना ढीला क्यों है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर किसी बच्चे को हर बच्चे को जो है ना यहाँ पे बस फर्स्ट क्लास से तराजू में ही तोला जाता है। बस तारीफ उसकी टीवी वाले जाकर भी उसी को पकड़ते हैं और बाकी जो बच्चे समझते हैं हम तो उसके लायक नहीं है। हर बच्चे को एहसास दिलाया जाता है कि तू जीनियस नहीं है, जीनियस तो ये नंबर वाले हैं। दोस्तों, ऐसे क्लास, ऐसा तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, तो कैसे हमारे बच्चे जीनियस बनेंगे बताइए। देखिए, मैं हर बच्चे में जीनियस से बता रहा हूं, कोई मैंने सब बच्चा देखा नहीं है, लेकिन उसको बाहर निकालने की हमारे अंदर सुविधा नहीं है। मैंने एक शेर, इसके बारे में एक शेर है दोस्तों किसी शायर का, कि कितने यहाँ ऐसे कंवल होते हैं जो खिलते नहीं, वक्फे अजल होते हैं, यानी कि मौत के भेंट होते हैं। कितने यहाँ ऐसे कंवल होते हैं जो खिलते नहीं, वक्फे अजल होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, ये बात जुदा है कि वो बनाए नहीं गए हो, वरना हर मस्तिष्क में ताजमहल होते हैं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति में हीरा डायमंड छुपा हुआ है, बुद्ध छुपा हुआ है, लेकिन बाहर निकालने की व्यवस्था हो तो ना। तो ये हमारी, ये प्रॉब्लम जो है हर व्यक्ति के साथ है। तो दोस्तों, जब मेरे लड़के ने भी यूरोप से जब करके आया, तो आज आपको जानकर के खुशी होगी कि आज गुड़गांव मानेसर में जो है, आज स्टूडियो 34 के नाम से उनकी अपनी जो है एक प्रकार से अकेली डिजाइनिंग कंपनी है पूरे इंडिया में, अकेली, जो कारों की डिजाइन करता है। तो क्यों? क्योंकि ही सेलेक्टेड लाइक दिस। उसने जॉब सिलेक्शन नहीं किया, उसने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपेंड करने का सिलेक्शन किया। तो दोस्तों, हर आदमी में क्वालिटी होती है, और इसीलिए देखिए, मैं उसके रास्ते में बाधा नहीं बनाना, मैंने उसको अपने सजेशन नहीं दिए ना, इसीलिए वो अपने सुगंध में खिल गया। माँ बाप अपना थोपने की कोशिश करते हैं, समाज अपने तक को थोपने की कोशिश करते हैं, तो बेचारा जो है दब जाता है। तो ये एजुकेशन नहीं है, इससे समृद्धि नहीं होता कोई। समृद्धि वहां होती है जब तुम इंटरनली ग्रो करते हो, तो पैसा तुम्हारे परछाई के रूप में तुम्हारे आसपास अपने आप आ जाता है। ये तो उसका नियम है। दोस्तों देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से बता रहा हूं, मैं बहुत गरीब परिवार से बता रहा हूं। कैसा गरीब परिवार मालूम है? हम लोग ब्राह्मण लोग थे और हम पुजारी थे। तो मेरे पिताजी सारे दिन पूजा पाठ साधना में रहते थे, तो कमाया नहीं पैसा कभी, क्योंकि वो तो बाहर ही जाते नहीं थे, काम धंधा ही नहीं करते थे। जो आ गया तो आ गया कोई। तो हमें ना घर घर उस समय सीधा लेने भेजते थे। सीधा का मतलब होता है कि वो घर से आटा दाल चावल घी तेल मांग के लाना, उसके आधार पर हमारा घर चलता था। तो मैं बचपन में, मुझे याद है 15 साल की उम्र तक भी दोस्तों, मैं घर घर जाके है ना ऐसे आटा चावल दाल मांग के लाता था, उससे हमारा घर चलता था। और मेरी माँ सिलाई कर करके जो है अपना काम चलाती थी। मैं घटिया स्कूलों में तो पढ़ा जहाँ पे फीस नहीं लगती थी, और मैं खुद भी ट्यूशन कर करके मैंने ग्रेजुएशन की। तो ऐसी अवस्था में मेरा माइंड कितना काम करेगा। तो मैं कहाँ तक सोचता था मालूम है, कि मैं भी ग्रेजुएशन कर लूंगा, मेरे को भी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी 2-4 हजार की, और मैं भी शादी हो जाएगी, बस हो गई जिंदगी। इसके आगे जिंदगी होती क्या है। दोस्तों, मैं भी जिस परिवार में पैदा हुआ, मुझे कभी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व छुपा हुआ है। मुझे कभी नहीं मालूम था, बता रहा हूं। मैं भी रिचनेस की हाइट को टच कर सकता हूं, मुझे कभी नहीं मालूम था। लेकिन कई बार क्या होता है, जीवन आपको उंगली करता है। दोस्तों, उस समय मुझे संगीत का शौक था, मेरा ऑर्केस्ट्रा था। तो मेरी सगाई हो गई तो लड़की वाले ने ये कह के सगाई तोड़ दी, क्या मेरी बेटी को ढोल बजा के नचाएगा, उसको क्या खाना खिलाएगा। इस बात के ऊपर सगाई तोड़ी तो मेरे को बड़ा झटका लगा। मेरे अंदर मैं आग लग गई मेरे अंदर। मैंने कहा, अच्छा बेटा, तू मुझे छोड़ के पछताएगा, मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बन के बताऊंगा कि तू मुझे छोड़ के पछताएगा। ऐसा मैंने अंदर से ठाना, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी सगाई टूट गई यार। तो देखिए, पहले बड़ा आदमी बनने का भूत नहीं था, उस कमबख्त ने मेरी सगाई तोड़कर मेरे अंदर उंगली कर दी। तो मेरा मानना क्या मालूम है, शेर तो सबके अंदर होता है, उंगली करने वाला चाहिए, उंगली करना। तो दोस्तों, आज मैं उंगली करने आया हूं आपको कि आपके अंदर भी एक शेर छुपा हुआ है, जाग जाओ और अपने शेर को बाहर निकालो। तो दोस्तों, मैंने अपने शेर को बाहर निकाला, बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ने लगा,
जब पढ़ने लगा तो मुझे पता चला अधिकतर लोग दुनिया में जमीन से उठकर बड़े आसमान को छुआ है। तो मुझे क्या लगा, अरे जब ये लोग दुनिया में बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सोचा कि अब दुनिया में आया हूं तो कुछ तो बड़ा करके जाऊंगा। ये एक थॉट तो क्रिएट हुआ, एक अंदर से प्यास तो पैदा हुई। तो दोस्तों जब मैंने अपना डॉक्टरेट ली नेचुरोपैथी में, तो बॉम्बे में मैंने हॉस्पिटल खोला। तो मैंने कहा मैं ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं ऐसी बीमारी पे काम करूंगा, अपनी यूनिकनेस क्रिएट करूंगा जिससे मेरी पहचान हो मेरे मार्केट के अंदर पहचान में। तो दोस्तों मैंने कैंसर को चुना। कैंसर क्यों चुना मालूम है? नेचुरल वे से कैंसर ठीक करना आसान काम नहीं है, लोगों का भरोसा जीतना आसान काम नहीं था। और याद रखना, द मोर चैलेंज यू टेक द मोर यू एक्सप्लोर। और जितना तुम चैलेंजेस से बचोगे तुम अपने आप को खोते चले जाओगे, और जितना तुम चैलेंजेस लोगे तुम अपने आप को खोदते चले जाओगे, खोलते चले जाओगे। तो इस चैलेंजेस ने मुझे खोला और मेरे अंदर हिम्मत पैदा की। तो मैंने कैंसर पे काम किया, बहुत मेहनत की, बड़ा अंदर से असफल भी हुआ, सफल भी हुआ, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया। और दोस्तों उसके कारण मैं कैंसर में सफल हुआ, और सफल होते होते उस यूनिकनेस के कारण मेरा नाम हुआ। दोस्तों आप आज कोई भी फील्ड में जाओ, अगर आप विशेषता के साथ काम नहीं कर रहे हो ना, आपकी दुनिया में कोई पूछ नहीं होगी। क्या करोगे? काम तो करना है ना, क्यों टाइम पास कर रहे हो अपने जीवन का? अरे जब करना ही है तो बढ़िया से बढ़िया करो ना। और मैंने भी अपने बच्चों को क्या सिखाया मालूम है? बेटा झाड़ू लगा देना, लेकिन 100% परफेक्टली लगाना। सब्जी बेच देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन तेरे जैसा सब्जी बेचने वाला दुनिया में कोई नहीं हो, ऐसा तेरा नाम होना चाहिए। दोस्तों काम कोई भी करो 100% दो, उसको परफेक्शन के साथ करो। ये आदत डाल दो, ये तुम्हारी आदत पड़ जानी चाहिए। तो मेरी भी आदत वही है, मेरे बच्चों की आदत भी वही है। तो इस तरह से मैंने कैंसर पे जब काम किया, तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुझे आज तक 176 ऑनर्स एंड अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं। दोस्तों अब हालत यह है कि अब मैं अवार्ड कोई मुझे बोलता भी है ना, मैं जाता ही नहीं लेने के लिए। क्यों मालूम है? मैं तंग आ चुका हूँ। एक जमाना था तो भागते थे, अवार्ड आती खुशी होती थी, हम उसको अवार्ड सबको बांटते भी थे, फोटोग्राफ। लेकिन अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? कितने अवार्ड 2 दिन अभी लेके आया, 2 दिन के बाद दिमाग क्लोज, फिर लेके आया, फिर 2 दिमाग क्लोज। मैं इस सब चीजों को भूख चुका हूं, अब मेरी कोई इसके प्रति आकर्षण नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? अवार्ड अपने आप पीछे पीछे आता है। अभी रिसेंटली आपको जानकर के हैरानी होगी, देखिए जब मैं रेकी में आया तो मैंने कहा मैं ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाऊंगा, मैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। थिंक बिग, बिगर थिंकिंग। तो मैंने कहा बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा तो ही खोलूंगा रेकी हीलिंग फाउंडेशन। तो दोस्तों आपको जानकर के खुशी होगी कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन पूरे वर्ल्ड में अकेला इतना बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। न हमारे आगे, न हमारे पीछे, न हमारे साइड में एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मास्टर बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन हमारे जैसा कोई नहीं है। जो इतना काम हमने किया, इतने लाखों विद्यार्थी दुनिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, इतने सैकड़ों हजारों मास्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। 21,000 तो हम पास्ट लाइफ में लोगों को लेके जा चुके, इतने हमने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, ऐसे ऐसे काम हम लोगों ने किए हैं। तो कारण क्या है? बड़ी सोच का बड़ा जादू। नाम सुना ना आपने, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो ये सोच पहले नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था शर्मा इतना अंदर बड़ा शर्मा छुपा हुआ है। दोस्तों खोद के बाहर निकालना पड़ता है, और मैंने अपने आप को निकाला, और उसके कारण आज मैं आपके सामने हूं। और आज भी मैं चुप नहीं बैठा हूं। मैंने कहा जब तक दुनिया में जीऊंगा, पूरे विश्व में जब तक रेकी नहीं फैला देता, मैं चुप नहीं बैठने वाला। और आज कम से कम आपको जानकर के खुशी होगी कि वेबिनार में तो मेरे साथ 500 लोग जुड़े हुए ही हैं, लेकिन मेरे फेसबुक और यूट्यूब से मिलाकर more than 900 people are with me today, 900 people। तो दोस्तों ये हमारा अभियान है कि लोग रेकी सीखे, और ये जो मैं बातें बता रहा हूं इनके जानकारी में आए, ताकि हर युवा मेरा भारत का अमीर बने। हमारे अंदर अमीर बनने की क्षमता है, लेकिन हम लोग नहीं बन पा रहे। तो दोस्तों इसके कारण हमें जेनेवा में, आपको जानकर के खुशी होगी, रेकी हीलिंग फाउंडेशन को अकेले को जेनेवा में अवार्ड मिला। 149 कंट्रीज जो थी वो कॉर्पोरेट थी, और मैं अकेला मिस्टिकल साइंस का आदमी था जिसको मुझे जेनेवा में बेस्ट क्वालिटी अवार्ड मिला हमारे कोर्सेज के लिए। तो दोस्तों फिर अब तो मुझे पता था कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो चाहे मैं क्रिएट कर सकता हूं, कोई मेरे रास्ते में बाधा नहीं है। तो दोस्तों मैंने जानबूझ करके एक प्लान किया कि
मैं त्यागराज स्टेडियम में मैं 5,000 लोगों को रेकी सिखाऊंगा। त्यागराज स्टेडियम में 5,000 लोगों को। अपने आप में ये बहुत सा इम्पॉसिबल काम था, क्योंकि रेकी लोग जानते नहीं है कैसे आ जाएंगे। लेकिन मैंने दिमाग में विश्वास किया कि आई विल क्रिएट स्टेडियम। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा, इतने बड़े लोगों को इकट्ठा करना आसान काम तो नहीं था ना, बट आई बिलीव्ड इट एंड आई डिड इट। और मैंने आज से 2-3 साल पहले, हेमा मालिनी जी हमारी चीफ गेस्ट थी, ये देखिए, और ये हमने प्रोग्राम कर दिया और 5,000 लोगों को एक साथ सिखा के हमने उसका रिकॉर्ड भी बना दिया। क्यों? मेरी मर्जी। दोस्तों मेरी मर्जी है ना। ये देखिए हमारी भीड़ आपके सामने आ रही है। तो दोस्तों कौन रोक रहा है तुमको किसी भी हाइट को टच करने के लिए? आज माउंट एवरेस्ट पे तेन सिंह चढ़ गया तो किसी ने टांग खींची क्या? आज वो 2 टांग कटने वाली वो लखनऊ की एक स्पोर्ट्स में लड़की जाके टांग कटने के बावजूद जाके एवरेस्ट पे चढ़ गई, किसी ने रोका है क्या? मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिहार के अंदर घास काटने वाली औरत थी, आज वो गुड़गांव में 4 फैक्ट्रियों की मालिक बनी बैठी है। उसको मालूम था कि बिजनेस कैसे करते हैं। दोस्तों अपने आप को समुद्र में डालो तो सही, अपने आप तैरना आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो सागर है ना हमारा यूनिवर्स का, ये जो सागर है, ये देखिए कभी सड़क किनारे अचार बेचती थी, ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है उसको, और उसके 352 तरह के अचार और मुरब्बे बनाती है, और उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं। कैन यू बिलीव? एक छोटी सी घास काटने वाली औरत इतना ऊंचा पहुंच सकती है। दोस्तों ताकत तो सबके अंदर होती है, पावर तो सबके अंदर होती है, हम उसको बाहर निकाल के लाने की हमारे पास तो सुविधा नहीं होती, या हम नहीं करते या समाज नहीं देता, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए समुद्र, ये जो समुद्र है ना समृद्धि का, ये तुम्हें सब कुछ देना चाहता है, लेकिन तुमने कटोरे का साइज छोटा कर लिया है। तुम चम्मच लेके जाओगे चम्मच जितना मिलेगा, कटोरे लेके जाओगे कटोरे जितना मिलेगा, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी जितना मिलेगा, ड्रम लेके जाओगे ड्रम जितना मिलेगा। टाटा बिरला तो पंप लगा के बैठ गए। अब दोस्तों कितना पानी समुद्र से लेना है, इसका बर्तन का साइज कौन डिसाइड करेगा? भगवान के भाग्य या तुम्हारा ग्रह? कौन डिसाइड करेगा? तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं तो अपना कटोरा रोज बड़ा करता जा रहा हूं, रोज। क्यों? मेरी मर्जी। तो दोस्तों स्वास्थ्य चाहिए, मेरी मर्जी। कितनी समृद्धि चाहिए? मेरी मर्जी। आनंद चाहिए, मेरी मर्जी। कौन रोक रहा है संसार में? तो मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं कि किसके ऊपर तुम ब्लेम कर रहे हो कि दुख है न रोग है, सब तुम्हारा कमाया हुआ है।